नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। अनंतनाग लोकसभा सीट पर अब मुकाबला काफी दिलचस्प होता जा रहा है। सियासी जंग काफी दिलचस्प होती जा रही है। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मियां अल्ताफ अहमद को अनंतनाग राजौरी सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था और आज यानी एक दिन में ही डीपीएपी चीफ यानी गुलाम नबी आजाद भी अब अनंतनाग राजौरी सीट से उन्होंने अपनी उम्मीदवारी एक तरह से की है, ऐलान कर दिया है और अब गुलाम नबी आजाद अनंतनाग राजौरी सीट पर डीपीएपी के उम्मीदवार होंगे। तो मियां अल्ताफ का मुकाबला अब गुलाम नबी आजाद से होगा। इसके अलावा क्या और भी पार्टियां भी मुकाबले में आएंगी या मियां अल्ताफ के सामने गुलाम नबी आजाद का जो मुकाबला होगा किस तरह का होगा, इसी पर आज हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। और चलिए, बहुत खास मेहमान चर्चा के लिए मेरे साथ डिबेट में जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ शेख बशीर अहमद साहब सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। टीवी स्क्रीन पर बहुत खास और सीनियर लीडर आरएस चिप साहब जुड़े हुए हैं जो कि सीनियर लीडर हैं डीपीएपी के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ विक्रम सिंह रंधावा जी सीनियर लीडर हैं, एक्सएमएलसी हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच में। आरएस चिप साहब, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट अब काफी वीआईपी और काफी अहम सीट एक तरह से, और काफी मुकाबला यहां पर बहुत दिलचस्प दिख रहा है। कल ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना उम्मीदवार उतारा है। अभी बीजेपी, कांग्रेस या पीडीपी, क्या इनकी तरफ से भी उम्मीदवार आएगा, यह देखना अभी बहुत अहम होगा, या इसका इंतजार किया जाएगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो उम्मीदवार है मियां अल्ताफ अहमद, उनके सामने गुलाम नबी आजाद साहब, क्या कुछ कहेंगे आरएस चिप जी? देखिए, पहले तो मैं अबू जी आपको मेरा नमस्कार, और मेरे जो आदरणीय पैनलिस्ट हैं मैं उनको भी अपना नमस्कार करता हूं। ऐसा है कि अनंतनाग राजौरी सीट जो है जी, वो बड़ी इम्पोर्टेंट सीट है। रीजन बीइंग कि ये पहली बार इस सीट का जो नक्शा बना है, जो डिलिमिटेशन के बाद पहली बार ये सीट बनी है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जम्मू रीजन से भी और कश्मीर रीजन को ये सीट जोड़ती है, आपस में जोड़ती है। और इसमें यहां तक सवाल है इलेक्शन में लड़ने का या मुकाबला करने का। हर पार्टी को अपना हक है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। और यहां तक हमारी पार्टी का संबंध है, हमारा जो बेसिक मुद्दा जो है, बेसिक एजेंडा जो है, हमारी पार्टी विकास ओरिएंटेड है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड है जी। और उसको सामने रख करके हम इस सीट पर इलेक्शन में आए हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जनाब गुलाम नबी आजाद साहब जो हमारे कैंडिडेट होंगे इसी पर, इस रियासत के मुख्यमंत्री रहे और आपको पता है कि केंद्र में भी उन्होंने 40 साल एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और अपने 2.5-3 साल के समय में जब वो यहाँ के वजीर आला थे, तो मैं दावे से कह सकता हूँ, सब लोग जानते हैं और हमारी यूनियन टेरिटरी के सभी लोग इस बात को तस्लीम करते हैं जी कि जनाब आजाद साहब ने जो काम किया। सबसे बड़ी बात है कि इस यूटी के तीनों खित्तों में, अगर लद्दाख को भी ले लें, उस समय एक स्टेट थी हमारी, तो जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों में उन्होंने बराबर काम किया। और डेवलपमेंट के लिए खासकर उन्होंने ऐसे कदम उठाए कि जिससे मैं समझता हूं कि 2.5-3 साल में जितना विकास हुआ, मैं शायद अगर गलत नहीं हूंगा अगर मैं ये कहूं कि पिछले 70 सालों में किसी भी मुख्यमंत्री ने इतना काम नहीं किया जितना गुलाम नबी आजाद साहब के समय में हुआ। तो इस चीज को देखते हुए गुलाम नबी आजाद साहब कि जब इलेक्शन लड़ने के लिए डिस्कशन विद इन द पार्टी हुई जी, तो सभी लोगों ने विनम्र तरीके से आजाद साहब को रिक्वेस्ट किया और उनसे कहा कि आप इस सीट पर लड़िए। और बड़ी अहम सीट है, जम्मू और कश्मीर के दोनों खित्तों को जोड़ती है ये। और जो आपका माजी रहा है, पास्ट रहा है वजीर आला, आपके मेंबर पार्लियामेंट बनने से हम समझते हैं, हमारी पार्टी समझती है कि इससे जो है इस पूरे राजौरी और पुंछ और ये अपना अनंतनाग का काफी इसमें भला होगा और लोगों का इसमें फायदा होगा। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारी पार्टी ने, जब सब लोगों ने डिस्कस किया,
तो सब ने फैसला किया। आजाद साहब से गुजारिश करी, वो तो इस चीज के लिए मानते भी नहीं थे, लेकिन सब ने इंसिस्ट किया, सब ने डिमांड किया कि आप इस चीज पर लड़ें ताकि एक अच्छा वातावरण पैदा हो इलेक्शन के बाद में और लोगों का जहां भला हो सके। चलिए, बिल्कुल मेरे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान कांग्रेस की सीनियर लीडर नम्रता शर्मा जी भी चर्चा में जुड़ी हुई हैं। नम्रता शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। शेख बशीर अहमद साहब, सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बशीर साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? तो शायद मेरी आवाज बशीर साहब तक नहीं जा रही है, दोबारा से हम उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। नम्रता शर्मा जी, गुलाम नबी आजाद साहब भी अब देखिए चुनावी मैदान में आ गए हैं। अनंतनाग राजौरी सीट से गुलाम नबी आजाद साहब खुद अब डीपीएपी के उम्मीदवार होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही अपना उम्मीदवार उतार चुकी है। क्या कांग्रेस का उम्मीदवार यहां से उतरेगा या फिर आजाद साहब की जो उम्मीदवारी है, इसे किस तरह से कांग्रेस देखती है? देखिए, इंडिया अलायंस किसको अपना कैंडिडेट बनाएगा वो अभी हमारी पार्टी डिसाइड करेगी, उस पर हमारी चर्चाएं चल रही हैं। और जहां तक इंडिया अलायंस से तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना उम्मीदवार यहां से उतार दिया है। जी जी, बिल्कुल उतार दिया। मैं उसी के लिए, जो आपने कहा कि क्या रहेगा, कांग्रेस कैसे उम्मीदवार देगी, क्योंकि कांग्रेस में 2 सीटों पे चुनाव लड़ना है, जम्मू रियासी और उधमपुर डोडा वाली सीट पे, दोनों पे हमने अपने प्रत्याशी उतारे। ये जो बाकी की 4 सीटें हैं, इनमें किस तरह से क्या रहेगा, वो सारी बातें जब आएंगी पब्लिक डोमेन में तो मीडिया के साथ भी उसकी खुलासा किया जाएगा। जहां तक आजाद साहब की बात है, आजाद साहब ने लड़ने का फैसला किया है अनंतनाग सीट से, उनकी पार्टी का डिसीजन है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि 370 के समय जिस तरह से खुली आवाज में आजाद साहब ने 370 का विरोध किया था, अगर वो विरोध भाजपा के खिलाफ था तो आज मुझे लगता है कि मजबूत करने की जरूरत थी उन ताकतों को जो भाजपा को उखाड़ फेंके। तो आज अब आगे आने वाले समय में देखा जाएगा कि बीजेपी अपना कौन सा प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़ा करती है या क्या करती है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि अब आगे वाली किस तरह से रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन मुझे जो लगता है कि अगर सही मायनों में हम भाजपा की नीतियों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे थे, एक जंग लड़ रहे थे, तो उसमें जरूरत थी कि हम इंडिया अलायंस को मजबूत करते और ऐसी ताकतों को हराते। चलिए ठीक है, मैं दोबारा से आऊंगा। मैं फिर से शेख बशीर साहब, मेरी आवाज आ रही है क्या आप तक? जी, मैं आवाज तो मुझे आ रही है, मैं आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज बशीर साहब आ रही है। अब अनंतनाग में कल ही आप लोगों ने अपना उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद साहब को उतारा था। अब आज देखिए गुलाम नबी आजाद साहब भी वहां से उम्मीदवार हो गए हैं। किस तरह से आप देखते हैं गुलाम नबी आजाद साहब की उम्मीदवारी को? जी देखिए जी, अच्छी बात है, गुलाम नबी आजाद साहब आप राजौरी और अनंतनाग में आ गए। जी, पहली बात यह है कि मैं चिप साहब से जानना चाहता हूं, ये गुलाम नबी आजाद साहब जो हैं, क्या ये बीजेपी क्या नाम है, आजाद साहब की जो अपनी पार्टी है उसके, और वो जो सज्जाद लोन साहब हैं, बुखारी साहब हैं, ये सब के मुश्तरका कैंडिडेट हैं, या आजाद साहब सिर्फ अपनी पार्टी के कैंडिडेट हैं, जहां वो डीपीएपी जो भी है क्या उसके कैंडिडेट हैं? नंबर 1। चिप साहब ने बहुत तारीफ की और इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सी बातें, आप चूंकि ये सारी चीजें लोगों के डोमेन में हैं, इसने क्या किया। लेकिन मजे की बात यह है कि चिप साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी रहे और कांग्रेस में भी रहे, और आज वो कहते हैं कि नहीं जनाब, जो आजाद साहब ने 3 वर्षों में किया वो कभी पहले हुआ ही नहीं था। ये बदकिस्मती की बात है। बीजेपी वाले भी यही कहते हैं कि जनाब हमने जो ये 10 वर्षों में किया पहले कभी हुआ नहीं था। लेकिन लोग सब जानते हैं कि कश्मीर 2014 में जो अपोजिशन के पार्टियों को मिला वो तो एक अच्छा जम्मू कश्मीर था, वो आज जम्मू कश्मीर वो नहीं है। तो मुझे नहीं समझ आ रही, छोटा छोटा बच्चा भी जो है वो समझता है कि आजाद साहब सेकुलर वोट को तकसीम करने के लिए आए हैं। तो अब ये जो आ गए हैं मैदान में, तो आने वाले वक्त बताएगा कि कौन किसके साथ जाएगा। चलिए ठीक है, लेकिन आपने बशीर साहब जो आपने सवाल किया वो सवाल बहुत है, मैं आरएस चिप साहब उसका जवाब भी दे रहा हूं, आप भी बीच में बोल सकते हैं। आरएस चिप साहब, बशीर साहब ने कहा कि गुलाम नबी आजाद साहब बीजेपी के साथ आ रहे हैं या सज्जाद गनी लोन और अल्ताफ बुखारी के साथ आ रहे हैं, आप किसके साथ रहे हैं मैदान में? देखिए, शेख बशीर साहब एक मेरे उम्र में छोटे हैं, मेरे अजीज हैं जी, और पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, यहां तक हमारी पार्टी का संबंध है, हम सभी पार्टियों की इज्जत करते हैं, हमारा किसी के साथ कोई उस किसी की टिप्पणी टिप्पणी हम नहीं करना चाहते, ठीक है जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने आजाद साहब को अपनी पार्टी डीपीएपी का उम्मीदवार बनाया है, हमें कोई किसी अलायंस का या किसी का कोई ऐसा मकसद नहीं है। प्रॉब्ली शेख बशीर साहब कुछ मीडिया में जो रूमर चलती हैं, जो अफवाहें चलती हैं, उन अफवाहों का सहारा लेकर शायद उन्होंने ये बात की है। नंबर 1। तो वो नंबर 2 कि क्या आजाद साहब को बीजेपी का सपोर्ट रहेगा? बड़ा वो
बहुत बड़ा इल्जाम ये लगाया है कि आजाद साहब सेकुलर वोट को तकसीम करने के लिए आए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आजाद साहब ने सारी जिंदगी भर सेकुलरिज्म बशीर साहब आप बोल सकते हैं बीच में। हमारा कोई मकसद नहीं कि बीजेपी से, हमारा कोई मकसद नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, हमारा कोई मकसद नहीं कांग्रेस से। हम सबकी इज्जत करते हैं। और आजाद साहब, यहां तक आजाद साहब का संबंध है, आपने देखा होगा कि यहां भी आजाद साहब बात करते हैं, उनकी लैंग्वेज भी, उनकी बातों में बिल्कुल सबके लिए रिस्पेक्ट। बशीर साहब जवाब दे रहे हैं। इसलिए हमारा बीजेपी से कोई ऐसा संबंध नहीं है। देखो हमारा मैं चिब साहब से ये जानना चाहता हूं कि आजाद साहब को पार्टी बनाए हुए अभी थोड़ा ही वक्त हुआ, और मुझे याद है कि एक इंटरव्यू में आजाद साहब ने कहा कि मैं सारी सीटें लड़ रहा हूं जम्मू कश्मीर में। आज आजाद साहब ने फैसला किया कि मैं पुंछ, राजौरी और अनंतनाग से लड़ना चाहता हूं। ये जो चिब साहब कह रहे हैं कि मीडिया का सहारा ले रहे हैं या अफवाहों का सहारा ले रहे हैं, ये अफवाहें नहीं हैं। ये सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में भी बातें होती हैं, जम्मू कश्मीर में भी बातें होती हैं, और सबको मालूम है कि आजाद साहब का जो पीछे सपोर्ट है वो किसका है। तो पहले तो ये भी चर्चा थी कि बीजेपी सब पार्टियों का कैंडिडेट आजाद साहब होंगे, क्योंकि इनकी बातचीत तो चल रही थी। अब अगर इस चीज को चिब साहब झुटलाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा समझता है। जी चिब साहब आप बोल सकते हैं। मैं रंधावा जी आ रहा हूं। बच्चा बच्चा समझता है कि रंधावा जी मैं आपके पास भी आता हूं। तकसीम करने के लिए लाया गया। देखिए अबू जी देखिए, इलेक्शंस के समय और जब भी चुनाव का समय होता है तो उसमें कई बातें मीडिया में इधर उधर से निकलती है। मैं इनसे कह रहा हूं कि हमारा जो फैसला हमारी पार्टी का नहीं, देखिए अब आपके साथियों में है बशीर साहब, आरएस चिब साहब, बशीर साहब आपके साथियों में से हैं, और आप लोग एक साथ, आप लोगों ने पॉलिटिक्स भी की है जम्मू कश्मीर में। अब जो अगर बशीर साहब कोई बात कहेंगे तो ऐसे ही नहीं कहेंगे, कोई अफवाह तो वो नेशनल चैनल पर इस तरह से नहीं कहेंगे। अफवाह नहीं है, ये बिल्कुल बातचीत होती रही है। ये कौन नहीं जानता, ये कौन नहीं जानता। साहब को भी कहना चाहता हूँ, नहीं अभी पिछले दिनों ये चर्चा में था कि अपनी पार्टी, बुखारी साहब की पार्टी और जब मैं कह रहा हूँ कि हमने इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे, आजाद साहब को जो मैदान में उतारा है वो अपनी पार्टी के बलबूते पर उतारा है। अपना प्रॉक्सी कैंडिडेट, हमारा किसी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं, कोई जोड़ नहीं है। चलिए ठीक है। मैं जी साहब ये कह रहे हैं कि अपनी पार्टी के बलबूते पर है। मुझे लगता है सजाद लोन और अपनी पार्टी और तीसरा ये सब लोगों का जॉइंट कैंडिडेट हो गया। नहीं, हमने डीपीएपी के बलबूते पर आजाद साहब को मैदान में उतारा है। हमारी इंडिपेंडेंट सोच है, और अपनी जो हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी की ये सोच है। चलिए ठीक है। मैं रंधावा जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं और उनको मजा भी आ रहा है इस बातचीत में। विक्रम सिंह रंधावा जी, किस तरह से अनंतनाग की लड़ाई को देखते हैं, और क्या बीजेपी का उम्मीदवार आएगा, या जो शेख बशीर साहब कह रहे हैं कि सपोर्ट रहेगा किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को, गुलाम नबी आजाद साहब को भी हो सकता है सपोर्ट हो सकता है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, या बीजेपी अपना उम्मीदवार लाएगी यहां पर? रंधावा जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही जी। शायद मेरी आवाज आ रही है रंधावा जी? चलिए ठीक है। मैं बशीर साहब आपके पास आना चाहूंगा। किस तरह से अब देखा जाए, यह माना जा रहा था कि मियां अल्ताफ अहमद, उनकी गुज्जर और पहाड़ी और बकरवाल जो उनमें अच्छी पकड़ है, एक अच्छा उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया है, लेकिन अब आज डीपीएपी ने नहले पे दहला एक तरह से चल दिया है, और गुलाम नबी आजाद साहब बहुत बड़ा कद है उनका। नहीं, वो सीएम भी रहे हैं, केंद्र में मिनिस्टर भी रह चुके हैं जी। देखिए, आपने जो बात की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक डिस्कशन के बाद एक लॉजिकली बेहतरीन कैंडिडेट लोगों को दिया हुआ है, और जिस तरह चिब साहब कह रहे थे, हर एक पार्टी को हक है अपनी अपनी जगह पे फैसला करने का, और डेमोक्रेसी में हक है कि। हाँ जी 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 रंधावा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो रंधावा जी अनम्यूट कर लीजिए। आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी बशीर साहब आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी अबू भाई। हाँ, पहली बात मैं रंधावा जी आ रहा हूँ, अब आपकी आवाज आ रही है, मैं आ रहा हूँ। हक है। जी जी जी।
क्या नाम है, ये जो डेमोक्रेसी में हक है हर एक आदमी को बिल्कुल अपनी पार्टी का कैंडिडेट उतारने में, लेकिन इसमें जो आजाद साहब यहाँ उतर रहे हैं, हमें कोई डर नहीं है आजाद साहब से, लेकिन हमें जो ये करके बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, जो हमारे शकूक थे वो बिल्कुल साबित हो गए हैं, अब शक नहीं रहा है। ये सारी चीजें जो हैं ये किसी के इशारे पे हो रही हैं, तो अब लोगों के डोमेन में आ गए हैं, लोग फैसला करेंगे। इशारे पे कह रहे हैं, अब आप खुल के बोलिए ना बशीर साहब की बीजेपी के इशारे तो कहा है, तो ये दूसरों पे ही शक करते हैं हमेशा। अब आजाद साहब बीजेपी के और होम मिनिस्टर बात है, अब कोई चोरी छुपी बात नहीं रही है। चलिए अब रंधावा जी अब जवाब दे रहे हैं। रंधावा जी, अब अबू भाई मैं तो ये कह रहा था कि इंडिया अलायंस के टुकड़े टुकड़े करने में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पहल की है। मियां अल्ताफ साहब को उतार के उन्होंने पीडीपी को उनका आईना दिखा दिया है। बाकी ये क्लियर कट है कि भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइजेशनली पूरे जम्मू कश्मीर में मजबूत है। हम हर सीट पे लगभग चुनाव लड़ने का मन बना के बैठे हैं। स्टेप बाय स्टेप दिल्ली फैसला करेगा, हमारा जो भी केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। अलबत्ता मुझे लगता है कि ये राजौरी अनंतनाग वाली सीट पे जो है एक बेहतरीन क्वाड्रेंगुलर जो फाइट है वो होने वाली है। इसमें अगर कोई नजारत रहेगी तो वो कांग्रेस रहेगी, क्योंकि कांग्रेस का वैसे भी इस खित्ते में कोई वजूद ज्यादा बचा नहीं है। जम्मू में भी और उधमपुर में भी ये अब ज्यादा बैंक कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस इनको सपोर्ट करे तो ये बचेंगे, अदरवाइज ये जम्मू और उधमपुर में भी ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं ये यकीनन कह सकता हूं कि ये जो राजौरी और अनंतनाग की सीट बनी है, जैसे चीफ साहब ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार कोई ऐसी सीट कार हुई है जिसने दोनों खितों को अकोमोडेट किया है, तो एक बेहतरीन व्यक्ति जीत के आए जो दोनों खितों की चॉइस हो। नम्रता शर्मा जी, देखिए अब यहाँ पर विक्रम सिंह रंधावा जी ने कहा कि अब कांग्रेस में तो कुछ बचा नहीं है, डीपीएपी और नेशनल कौन रहा है, देखिए क्या कौन रहा है। जो कर्म भूमि है हमारे प्रधानमंत्री की गुजरात, वहां के जो पुराने सांसद हैं, जो सिटिंग एमपीज हैं, उन्होंने अपनी टिकटें वापस कर दी और कहा हम लड़ना नहीं चाहते। और आज इन्होंने ऐसी पार्टी के साथ अलायंस किया जिन्होंने शायद कभी पार्षदों के चुनाव भी नहीं लड़े, पंचायत लेवल के भी चुनाव नहीं लड़े। कोई पार्टी भी इनके साथ जाना नहीं चाहती। जिस पार्टी के साथ गुजरात में 26 सीटें जीत रहे हैं, राजनीति करी। तो आज बीजेपी वो एक अजगर है जो सारी पार्टीज को खा के सिंगल पार्टी सिस्टम चलाना चाहती है, ऑपोजिशन को एक प्लेइंग लेवल फील नहीं देना चाहती। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है कि जिस तरह से ऑपोजिशन पार्टीज के इन्होंने अकाउंट्स फ्रीज कर दिए थे उसके तहत, और तमाम चीजें जो उनको कहा गया है कि वीवीपैट पे चुनाव लड़े, मुझे लगता है कि आज जो फैसला आया है वो अपने आप में आपको एक संदेश है कि आप लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है भारतीय जनता पार्टी। और आज जो जम्मू खित्ते से जिस तरह से आज नामांकन भरा गया रमन भल्ला जी द्वारा, और जो हजारों की तादाद में लोग वहां आए, वो अपने आप में एक संकेत नहीं था। आपको गलतफहमी है, वो कांग्रेस का नामांकन नहीं था, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कांग्रेस की मिलीजुली बारात थी। अच्छा, मिलीजुली बाराती, आपकी बाराती, आपके साथ कौन से बाराती थे? सरकारी हम तो भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते में चुनाव लड़ रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बैकफुट पे है मेरे भाई। वो पूछते हैं रोजगार के नाम पे 2 करोड़ रोजगार कहाँ है हर वर्ष का, पूछते हैं 15 लाख मेरे खाते में नहीं आया, दिल्ली भेजेंगे ना, फिर बात करेंगे आपसे। आज जब आपके जितेंद्र सिंह जी जिस भी उसमें जाते हैं गांव में, तो उनसे पूछा जाता है कि भैया क्या किया इसके लिए, आप आए कहां से हैं, तो वो जवाब देने वाले। चलिए ठीक है, मैंने देखिए दोनों लोग को, नम्रता शर्मा जी और विक्रम सिंह रंधावा जी, दोनों लोग को मैंने टाइम दे दिया। आरएस चिप साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी चिप साहब। देखिए ऐसा है, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन शेख बशीर साहब जो हैं वो जबरदस्ती कुछ चीजें हमारे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं ये कह रहा हूं कि जनाब आजाद साहब जो है हमारी डीपीएपी के उम्मीदवार हैं, हम अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, हमारा किसी के साथ गठबंधन नहीं है, तो वो जबरदस्ती कहते नहीं। अच्छा, वो कहते हैं जबरदस्ती कहते हैं नहीं जी आपका गठबंधन है। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो सीट है अनंतनाग, पिछले दिनों खबर आरएस चिप साहब, पिछले दिनों खबर आई थी कि गुलाम नबी आजाद साहब भी चाह रहे थे कि कुछ जो लोकल पार्टियां, जो नई पार्टियां बनी हैं, जिसमें अपनी पार्टी है, सज्जाद गनी लोन साहब की पार्टी है, कि इनको मिलाकर एक महाज बनाया जाए।
इस तरह की बात चल रही थी और गुलाम नबी आजाद साहब खुद चाह रहे थे कि एक महाज बने। देखिए अबू जी मैंने पहले ही कहा कि हम सब पार्टियों को आदर करते हैं। इनके प्रवक्ता ने बात भी रखी थी अपनी। देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे कांग्रेस है या बीजेपी या दूसरी पार्टियां हमारे लिए अशुभ थोड़ी हैं, तो बातचीत पार्टियों में चलती है। खासकर चुनाव का जो समय होता है उसमें अक्सर एक दूसरे से वार्तालाप होता है, बातें होती हैं, खबरें छपती हैं। उसका मतलब यही बात तो बशीर साहब कह रहे हैं कि बीजेपी से आपकी बात चल रही है। यही बात तो बशीर साहब कह रहे हैं कि बीजेपी से आपकी बात चल रही है, तो इसमें कोई अछूत थोड़ी मैंने नहीं कहा बीजेपी से। नो प्लीज सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि अक्सर आपस में हम एक एरिया में एक स्टेट में रहते हैं, ये थोड़ा कि किसी की बात करना मना है जब हम किसी को बोलना बंद कर देते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। वो एक अखबारों में बातें छपी, मीडिया में छपी, लेकिन आज जब मैं आपको ऑथेंटिसिटी के साथ कह रहा हूं, आरएस चीफ साहब आपसे जवाब चाह रहे हैं कि ये इल्जाम लगा रही है नेशनल देखिए आरएस चीफ साहब की पॉलिटिक्स नेशनल कॉन्फ्रेंस से शुरू हुई। जबरदस्ती कर रहे हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में एमएलसी भी बने, मिनिस्टर भी बने, उसके बाद ये कांग्रेस में चले गए, वहां भी मिनिस्टर बने। लेकिन बदकिस्मती है कि आरएस चीफ साहब कहते हैं कि आजाद साहब ने 2.5 वर्षों में वो सब कुछ किया जो कभी हुआ नहीं था। मैं हैरान हो जाता हूं इस तरह की पॉलिटिक्स में ये कहना क्या चाहते हैं। आरएस चीफ साहब जब खुद मिनिस्टर रहे इन्होंने कुछ नहीं किया, या मैं बताता हूं आपको, आरएस चीफ मुझे बताइए, मैं बताता हूं, रातों रात देखिए मेरे चीफ साहब मेरे साथी रहे हैं। टॉक अबाउट समथिंग पर्सनल। देखिए शेख साहब आप पर्सनल बताइए, आजाद साहब कहने इस्तीफा जब दिया उसमें कांग्रेस और पीडीपी ने 8 जिले बनाए, कोलिशन थी। नहीं 8 जिले जब बनाए हैं तो आजाद साहब ने क्या किया, आरएस चीफ साहब मैं बताता हूँ आजाद साहब ने क्या किया। जवाब दे रहे हैं जी। देखिए बड़ी देर से मसला था इस रियासत में 2-3 जिले बनाने का। आजाद साहब ने 8 जिले बनाए, उन जिलों के सेक्रेटरीट बनाए। मुझे बताएं ये शेख साहब के कौन सा चीफ मिनिस्टर था जिन्होंने ये काम किया। इन्होंने मेडिकल कॉलेजेस, अगर आजाद साहब स्वास्थ्य मंत्री नहीं होते भारत के, तो मैं कहता हूं मेडिकल कॉलेजेस क्या डोडा में बन सकता था, क्या रजौरी में बन सकता था? कांग्रेस के सीएम थे गुलाम नबी आजाद साहब। जी बिल्कुल, उस वक्त वो कांग्रेस के सीएम थे गुलाम नबी आजाद साहब। उस वक्त बात कांग्रेस का नहीं है जी, बात स्वास्थ्य मंत्री थे और उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाए, उन्होंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए श्रीनगर में, जम्मू में भी। मुझे बताइए किस चीज में इतना काम किया? बशीर साहब आप बोल सकते हैं, बशीर साहब बोल सकते हैं। चीफ मिनिस्टर उनको कौन बनाया? हाँ मुझे सुने जी बोलिए। मैंने गवर्नमेंट थी, पीडीपी और कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट थी और आजाद साहब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे जी। अगर उन्होंने बनाया तो वो आज कैसे चीफ साहब कहते हैं कि वो सब कुछ नहीं हो पाया जो आजाद साहब ने नहीं किया? दिल्ली में भी कांग्रेस थी और आजाद साहब चीफ मिनिस्टर बने, और ये भी एक हिस्ट्री है कि उसके बाद आजाद साहब हार गए। अगर वो सब कुछ ठीक था तो आजाद साहब सारा काम हुआ। देखिए स्टेट को हेड कर रहे थे और उसके बाद हार गए। जीत की बात नहीं है, तो हमने भी सपोर्ट किया This is the vision of Congress, isn't it? That's what we can't deny that this is the vision of Congress to take a country to a progressive route, कि आगे लेके जाए एक प्रोग्रेसिव की तरफ, isn't it? लेकिन वो कौन था जिसने इम्प्लीमेंट किया? कांग्रेस का मुकाबला करने जा रहे हैं जिस कांग्रेस में 50 साल रहे हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए अपने अपने दावे हैं। चुनाव का वक्त है, बल्कि तमाम सियासी पार्टियां, आप लोग का सबका इम्तिहान का एक तरह से वक्त है, और अवाम अब जमीन पर क्या देख रहे हैं, किसके हक में अवाम जाएंगे, किसने अवाम का भरोसा जीता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और 4 जून को ही पता चलेगा कि अवाम का जो झुकाव है, अवाम का जो रुझान है, अवाम की जो प्यार है, वो किसके हक में एक तरह से जाती है, ये 4 जून को पता चलेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी अच्छी बातचीत हुई, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आरएस चीफ साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, नम्रता शर्मा जी, विक्रम सिंह रंधावा जी और शेख बशीर अहमद साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार। रौंदा मौके पर ही मौत, राजघाट के पास की घटना। गया के उचौली गांव से एक घर से छात्र का शव बरामद, फांसी के फंदे से लटका मिला छात्र का शव।
लखीसराय के प्रतापपुर गांव में शराब को लेकर पुलिस ने की छापेमारी। 2 घरों से देसी शराब किया जब्त, कई सामान किया नष्ट। रामगढ़ पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ चोर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान की कार्रवाई। आरा के सारंगपुर गांव में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या की। आक्रोशित लोगों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया हंगामा। बगहा के पटखौली थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर नर्स का शव मिलने से सनसनी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। सीतामढ़ी के सुरसंड थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी गोली। घायल युवक को निजी नर्सिंग होम में चल रहा इलाज। धनबाद के तोपचाची थाना क्षेत्र में आग में झुलसी महिला की इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का लगाया आरोप। बेगूसराय पुलिस ने नगर थाना इलाके की HDFC बैंक में लूट का किया खुलासा। मऊ में एक्सप्रेसवे पर आग का गोला बना ट्रक। हरियाणा से प्लाई लादकर पटना जा रहा था ट्रक। रानीपुर थाना क्षेत्र का मामला। बागपत के बड़ौत में नेशनल हाईवे पर स्टंट कर हुड़दंग मचाते युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। युवक हाईवे पर भरे ट्रैफिक के बीच कर रहा था स्टंट। बड़ौत कोतवाली क्षेत्र का मामला। नोएडा में सेल्समैन की हत्या का आरोपी अतुल पुलिस मुठभेड़ में जख्मी। आरोपी के कब्जे से मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा, 3 जिंदा कारतूस बरामद। थाना बिसरख क्षेत्र में हुई मुठभेड़। कुशीनगर में मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। तुर्कपट्टी थाने के नैतन 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। आरा के बरोही गांव में सोन नदी में नहाने के दौरान डूबा शख्स। गहरे पानी में नहाने के दौरान गई जान। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां के हाथ से बने बिलोने के घी जैसा।